Dear students, good morning to you all. Hope that you all quite fit in fine and doing hard work. बेटा मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आप सभी बच्चे जितने वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं, जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे आप लोग रेगुलरली देख भी रहे होंगे और नोट्स भी रेगुलरली बना रहे होंगे। ठीक है बेटा, लेट अस मूव, चलते हैं बेटा। आज मैं आपको जो केमिस्ट्री का और +1 केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आता है, वैसे सारे लेसन इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन इनमें से केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा ये लेसन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, या यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें केमिस्ट्री के बारे में मिलती है। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव। हम चाहते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या चीज है, केमिकल बॉन्डिंग को हम कैसे करके डिफाइन करते हैं, केमिकल बॉन्ड क्या है। एक्चुअल में क्या है बेटा कि जैसे मान लो केमिकल बॉन्ड अगर हम बोलेंगे तो हम बोलते हैं कि भाई कोई भी जो एटम है उस एटम के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, वहां से क्या बनेगा, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक्चुअल में होता क्या है कि क्वेश्चन सबसे पहले ये बनेगा कि भाई केमिकल बॉन्ड क्यों बन रहा है, केमिकल बॉन्ड बनने के पीछे रीजन क्या है। तो ध्यान देंगे, अगर मान लो मैं किसी एटम की बात करता हूं तो वो एटम अपने आप में क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर एटम अपने आप में क्या स्टेबल है तो एटम चाहता है कि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। और अगर एटम अपने आप को स्टेबल की तरफ जाना चाह रहा है, टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, इन दैट कंडीशन कि कोई भी जो एटम है वो आपस में क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा। और जब वो बॉन्ड बनाते हैं उनके बीच में, एटम्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है वही मिलकर के केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। तो लेट अस मूव। सबसे पहले हम क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग को डिफाइन करते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या है। नाउ फर्स्ट वन, केमिकल बॉन्ड, ये अपने आप में बेटा एक फोर्स है। यहां लिखेंगे द फोर्स which acts between two or more than two atoms to hold them together to form a stable molecule is called chemical bond. The force which acts between two or more than two atoms to hold them together, ठीक है, मतलब एटम को, दो या दो से ज्यादा एटम को आपस में होल्ड करना है और स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो फोर्स उनके बीच में एक्ट करता है उसको क्या नाम दिया जाता है, केमिकल बॉन्ड उसे बोलते हैं। यहां कुछ इंफॉर्मेशन और है बेटा इससे रिलेटेड, यहां लिखेंगे इट इज द यूनियन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स involving the redistribution of electron among them and to form stable molecule। ठीक है बेटा, या हम लिखेंगे इट इज accompanied by डिक्रीज इन एनर्जी। ठीक है बेटा, कैसे बनेगा ये, एनर्जी अब डिक्रीज हो रही है। आगे लिखेंगे द डिक्रीज इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ठीक है बेटा, और आगे लिखेंगे सो दैट the molecules become more stable than the atoms। ठीक है बेटा, आपको बहुत क्लियरली जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, यहां देखो आप क्या बोला गया कि जो केमिकल बॉन्ड है इट इज द यूनियन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स।
ये दो और दो से ज्यादा जो एटम्स है उनका यूनियन है, ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसके बाद क्या बनेगा, स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। जब ये केमिकल बॉन्ड बनता है तो बनेगा कैसे बेटा, यहां मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज इन एनर्जी, और एनर्जी कम होती जाएगी तो जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, या उसकी जो ताकत है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी। नाउ अगर ऐसा हो रहा है तो जो मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। किससे ज्यादा स्टेबल होगा, रेदर देन दैट ऑफ द एटम। समझ रहे हैं बेटा, ऐसे नो। आशा करता हूं कि आपको ये वाला जो पॉइंट है बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या चीज है, कैसे करके आप इसे समझे। अब कंसेप्ट ये आता है कि भाई केमिकल बॉन्ड बनने के पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देम। सो लेट अस मूव, चलते हम, रीजन क्या बन रहा है। और यहां लिखेंगे बेटा, नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है, रीजन, ये चलो ऐसे लिख देते हैं। आगे लिखेंगे बेटा, नाउ पहला पॉइंट में लिखूंगा, दिस वन टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देंगे बेटा। पहला जो पॉइंट बनता है रीजन का, वो क्या बनता है कि टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करना है, कैसे करके ऑब्टेन करना है, बाय लोअरिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कम करके जो स्टेबिलिटी है उस स्टेबिलिटी को क्या करना है, उसको इंप्रूव करना है या उसको इंक्रीज करना है। क्या मतलब है बेटा, ध्यान से सुनिए बेटा, कैसे करके हम इस कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं कि भाई जैसे मान लो हमारे पास 2 एटम्स हैं एंड बोथ आर अप्रोचिंग एटम्स, कि दोनों के दोनों अपने आप में कैसे अप्रोचिंग एटम्स हैं। अगर मान लो वो जो एटम्स हैं इनफाइनिट डिस्टेंस पे हैं, ठीक है बेटा, अगर वो इनफाइनिट डिस्टेंस पे हैं तो हम उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि उनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो की होगी, ठीक है बेटा। अगर आपको ध्यान है, पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट मैंने आपको दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या बनेगा, Q1 Q2 बाई क्या बनेगा, R बनेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आपको दिया था, ठीक है बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कोई भी हमारे पास जो अप्रोचिंग एटम्स हैं अगर वो इनफाइनिट डिस्टेंस पे हैं, तो एट इनफाइनिट, ऐसे मैं बोलूंगा कि अगर भाई उसकी जो रेडियस है या जो डिस्टेंस है अगर आप उसे कितना ले रहे हैं, इनफाइनिट ले रहे हैं बेटा, तो उस कंडीशन में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितने की होगी, जीरो की होगी। ध्यान देंगे आप इस कंसेप्ट को। सेकंड वन, जैसे जैसे हम बोलते हैं कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है बेटा। दैट्स व्हाई जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। पोटेंशियल एनर्जी का कम होने का मतलब क्या हो गया, जीरो से अगर वो कम हो रही है तो टुवर्ड्स नेगेटिव, वो नेगेटिव की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है बेटा, जैसे नो। और जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एनर्जी कम होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, नेगेटिव साइन के द्वारा हम इसे क्या करते हैं, डिनोट कर देंगे। और ये जो प्रोसेस बनेगा ये अपने आप में एक्सोथर्मिक प्रोसेस बनेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अप्रोचिंग एटम्स जब आएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और अगर अट्रैक्शन होगा तो उसके कारण जो एनर्जी है वो एनर्जी कम होगी और हीट क्या होगी, यहाँ पे रिलीज होगी। प्रोसेस कैसा बनेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बनेगा, ठीक है बेटा। कैसे करके, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, लाइक दिस वन, हमारे पास एक एटम है दिस वन ए, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और दूसरा हमारे पास लाइक दिस वन, ये हमारे पास बी आ गया बेटा। अगर मान लो इसका न्यूक्लियस अगर मैं बोलूं तो उसे मैं एन ए से डिनोट करता हूं, इसका न्यूक्लियस अगर बोलूंगा तो एन बी से डिनोट करूंगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होगा लाइक दिस वन, चलो ऐसे बना लेते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होगा। अगर मान लो आपने इसका इलेक्ट्रॉन लिखा, उस इलेक्ट्रॉन को ए लिख दिया, इसका इलेक्ट्रॉन लिखा आपने, इसके इलेक्ट्रॉन को बी लिख दिया, दैट्स व्हाई इसका जो इलेक्ट्रॉन है ई ए बना, और यहाँ पे क्या बना, दिस वन ई बी।
इतना आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया कि भाई मान लो हमारे पास दो अप्रोचिंग एटम्स हैं, एक एटम ये बना और एक एटम ये बन गया बेटा, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर जो चार्ज आया, या जो न्यूक्लियस है Na के द्वारा आपने इसे डिनोट किया, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका जो न्यूक्लियस है Nb है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका भी इलेक्ट्रॉन है, Ea एंड Eb। अब होता क्या है कि जब ये एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं, मतलब जब तक ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं तब तक इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो की है। लेकिन जैसे जैसे यहां क्या लिखूंगा बेटा, यहां लिखेंगे बेटा दिस वन अप्रोचिंग एटम, जैसे जैसे वो एक दूसरे के नजदीक आना स्टार्ट करते हैं, तो जब वो नजदीक आएंगे तो यहाँ पे दो कंडीशंस बनती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दो कंडीशंस क्या क्या बनती हैं बेटा, पहला हम लिखेंगे कि यहाँ इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या बना सबसे पहले कि इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे करके होगा कि हमारे पास जो एटम ए है और हमारे पास जो एटम बी है, ठीक है बेटा, मतलब इसका जो न्यूक्लियस है विच वन, इसे मैंने बोला Na, और इसके बाद इसका जो इलेक्ट्रॉन है Eb, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एक, ठीक है। या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है दिस वन Nb और इसका जो इलेक्ट्रॉन है दिस वन Ea, इन दोनों के बीच में देख रहे हैं बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है। जब ये नजदीक आएंगे इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब या थोड़ा और लिख देता हूं यहाँ पे, फिर आगे और डिटेल में बताऊंगा। यहां लिखेंगे बेटा नाउ दिस वन फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर मान लो आप फोर्स ऑफ रिपल्शन की अगर आप बात करते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा कि ये न्यूक्लियस हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया, मतलब Na और Nb के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, या क्या बोलेंगे कि जो Ea है और जो Eb है इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। मतलब क्या हुआ, क्या मैं आपको बताना चाह रहा था, देखो आप कि भाई ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा, ये जो न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस है इनके बीच में रिपल्शन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या सेम चार्ज है, नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे, तो इनमें रिपल्शन। अगर यहाँ देखेंगे बेटा तो यहाँ क्या हो रहा है, रिपल्शन। यहाँ क्या हो रहा है, दिस वन फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या लिख दिया बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये वाली कंडीशन। लेकिन ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है ए का और ये जो Eb है बी का जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच अगर मैं बोलूं आपको तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे दिस वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ लिखेंगे। अगर इन दोनों के बीच में देखें तो यहाँ भी इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, अगेन देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब समझ पा रहे हैं कंसेप्ट को कि यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। अप्रोचिंग एटम्स जैसे वो एक दूसरे के नजदीक आने लगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन भी हुआ और इनके बीच में क्या हुआ, रिपल्शन भी हुआ। अब ध्यान देंगे कंसेप्ट क्या चीज है। यहाँ एक चीज आपको याद रखनी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ही जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे के क्या आएंगे, नजदीक आएंगे। रिपल्शन ज्यादा होगा तो वो दूर चले जाएंगे, तब तो मॉलिक्यूल बनने से रहा। लेकिन अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो एक दूसरे के क्या आएंगे, नजदीक आएंगे। मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि क्या हुआ कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा, अगर हम क्या करते हैं एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में, वी हैव पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा हमने क्या ले लिया बेटा, दिस वन डिस्टेंस आर जिसे मैं बोल रहा हूं। अगर इन दोनों के बीच में अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास जो कर्व मिलती है बेटा वो ऐसे करके कर्व मिलती है, ऐसे करके आप इसे ड्रॉ करते हैं। क्या मतलब हुआ बेटा कि यहाँ पे हमारे पास अगर इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूं कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितनी होगी बेटा, जीरो होगी, ठीक है बेटा। और यहाँ पे अप्रोचिंग एटम्स, ये एटम हो गया और ये एटम हो गया, ठीक है बेटा। अगेन जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगे, मतलब क्या हुआ, ये जैसे नजदीक आने बैठ गए तो जो आर थी, मतलब जो डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो रही है, इधर जाते हुए बढ़ रही है, ठीक है बेटा। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितने की है, दिस वन जीरो। यहाँ किस में है, नेगेटिव में, यहाँ किस में, पॉजिटिव में। ध्यान से सुनेंगे ना बेटा। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये एक दूसरे के नजदीक आने लगे तो इनकी डिस्टेंस कम होने लगी, इधर आते हुए। डिस्टेंस कम होगी तो क्या कम होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी भी कम होने लगेगी, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ
कि जब ये यहाँ से इधर आए तो ये वाली जो जगह है, यहाँ से मैं एक लाइन को यहाँ ड्रॉ करूंगा बेटा, यहाँ आप देखेंगे अगर ये वाली जगह मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक जो ये एटम था और एक जो ये दूसरा एटम है, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन किया तो यहाँ अगर आप इस लाइन को ड्रॉ करें, यहाँ अगर आप देखें बेटा तो ये जो डिस्टेंस होती है, दिस वन इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस क्या है कि यहां से लेकर के और यहां तक की जो डिस्टेंस है इसे बोला जाता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और एक पर्टिकुलर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बाद अब वो एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे। अगर मान लो ये और भी नजदीक आना चाहें तो इस कंडीशन में इनमें फिर ये रिपल्शन वाला जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर बढ़ने लगेगा तो जो मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल बना था वो मॉलिक्यूल फिर किस में चेंज होने लगेगा, या वो जो बॉन्ड इनके बीच में बना था वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये वीक होना स्टार्ट होगा तो उस कंडीशन में फिर इसकी एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी टुवर्ड्स पॉजिटिव, टुवर्ड्स जीरो। समझ रहे बेटा आप? ऐसे नो, मतलब इस डिस्टेंस पे था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, एनर्जी यहाँ पे जीरो थी। जैसे जैसे डिस्टेंस कम हुई एनर्जी कम होने लगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस जगह पे एनर्जी जो है, यहाँ एनर्जी की अगर हम बात करें बेटा तो एनर्जी जो है बेटा यहाँ पे दिस वन मिनिमम एनर्जी। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बेटा, ये इस डिस्टेंस को R0 से डिनोट किया जाता है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया क्या बोला गया? मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। अब जब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बना तो इस कंडीशन में इसके अंदर क्या होती है बेटा, ये अपने आप में क्या हो गया, स्टेबिलिटी। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है बेटा। ये अपने आप में बहुत स्टेबल हो गया, जबकि ये अपने आप, ये जो एटम्स यहाँ पे हैं ये अपने आप में क्या है बेटा, दीज आर अनस्टेबल। कैसे हैं बेटा? अनस्टेबल। ठीक है बेटा। या अगर मान लो मैं यहाँ से एक थर्ड वाला पॉइंट अगर और लिखूं इसमें, तो थर्ड वाला पॉइंट क्या बोलूंगा कि जैसे जैसे क्या हुआ बेटा, अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन जो है वो एनर्जी के इनवर्सली है। समझ रहे हैं आप कंसेप्ट को? मतलब अगर एनर्जी कम हो रही है तो स्टेबिलिटी, अट्रैक्शन क्या हो रहा है, अगर बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी। और उसके कारण और क्या होगा, डायरेक्टली क्या कर दो, स्टेबिलिटी के साथ में से इसके डायरेक्टली बनेगा। जितना अट्रैक्शन होगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। बहुत क्लियर है बेटा? लेकिन स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या फोर्थ वाला पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं इसमें, तो यहां हम क्या बोलेंगे बेटा कि जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो डेल्टा एच की वैल्यू क्या बनती है, नेगेटिव बनती है। और ये जो प्रोसेस है वो अपने आप में कैसा बनेगा, दिस वन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा बना बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंड ओवरऑल 1, 2, 3 एंड 4 कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो इसने मिलकर के क्या बना दिया, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया बेटा। ठीक है बेटा? अगर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है तो ये 4 चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को ऑब्टेन किया जा रहा है, लेकिन कब किया जा रहा है, जब एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पहला पॉइंट तो ये था। नाउ नोट करो बेटा इसे आप। ठीक है। नाउ द सेकंड वन, सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे कि टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस। क्या लिखेंगे बेटा, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कोई भी एटम है वो एक्वायर करना चाहता है स्टेबल होने के लिए, केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। नाउ द सेकंड वन, to acquire the electronic configuration of noble gas और inert gas। ठीक है बेटा? ध्यान देंगे आप कि जो inert gases हैं, इन inert gas का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कोई भी जो एटम है वो क्या करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है। द रीजन बिहाइंड, एक्चुअली अगर मान लो नोबल गैस की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनोन हो गया और रेडोन हो गया। यहां जितने भी सारे ये एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, एक्सेप्ट अगर हीलियम को छोड़ दें बेटा,
सो दे ऑल हैव, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनता है NS2 NP6 बनता है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगा NS2 बनेगा, या जिसे आपने क्या लिख दिया, दिस वन 1s2 ऐसे करके आपने इसे लिख दिया। ठीक है बेटा, यहाँ अगर आप देखें ये भी अपने आप में क्या है, ये भी स्टेबल होता है, जबकि यहाँ अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके ऐड करें आप 2 + 6 बराबर कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा। और 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली जो कंडीशन होती है वही अपने आप में कैसी कंडीशन होती है बेटा, स्टेबल कंडीशन होती है। मतलब अब क्या है कि कोई भी जो एटम है वो एटम ये चाहेगा कि वो स्टेबल नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेंड करे, या कोई भी एटम है वो ये चाहेगा कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या ऑक्टेट को कंप्लीट करे, इस 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करें, कंप्लीट करें। 8 इलेक्ट्रॉन जैसे उस पर आ जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए या तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, या हम ऐसा बोलेंगे कि ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, या अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नोबल गैस। मतलब क्या बोला गया, क्या क्या कंडीशंस बनती हैं कि अगर मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिखूं तो यहाँ लिखेंगे बेटा एटम्स वांट टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट पे क्या बना कि कोई भी जो एटम है वो क्या चाहता है कि जो नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्वायर करना चाहता है। नाउ द सेकंड वन, अगर सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां लिखेंगे टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, वो ये चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। नाउ द थर्ड वन, तीसरा पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं तो यहां लिखेंगे टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय, और कैसे करके लिखेंगे बेटा, यहां लिखेंगे बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा। ठीक है, या बी में लिखूंगा बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अच्छा ट्रांसफरिंग में क्या बोल सकते हैं, लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बोल सकते हैं। और जो सी वाला पार्ट बनेगा इसे लिख देंगे बेटा बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो ये बना हमारे पास कि भाई कैसे करके केमिकल बॉन्ड बनने के पीछे रीजन क्या है, क्यों कोई भी जो एटम है वो केमिकल बॉन्ड बनाना चाहता है। तो मैंने क्या बोला कि वो इसलिए केमिकल बॉन्ड बनाना चाहता है कि वो स्टेबल होना चाहता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि स्टेबिलिटी है, लेकिन उसमें क्या है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो अटेंड करना चाहता है। और नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर उसने अटेंड कर दिया तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और उनके बीच में क्या बनेगा, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कैसे करके बनेगा, या तो वो क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेंड करना चाहता है, या वो ऑक्टेट वाली कंडीशन में जाना चाहता है। ऑक्टेट वाली कंडीशन में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी, या ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लूजिंग और गेनिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, या अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास केमिकल बॉन्ड क्या है, और केमिकल बॉन्ड के क्या बने हमारे पास रीजन क्या है, वो कंसेप्ट मैंने आपको बताया। नोट करो आप इसे। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव, अब चलते हैं बेटा। नाउ अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अगला जो पॉइंट हमारे पास आया उसे लिखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, और यहां लिखेंगे बॉन्ड्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है, पहला लिखेंगे दिस वन इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, पहला जो बॉन्ड बना उसे नाम दिया इंटर एटॉमिक बॉन्ड, और इसे लिखेंगे विच एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स, और आगे लिखेंगे
इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये अपने आप में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। या आगे लिखेंगे हैविंग हाई बॉन्ड एनर्जी। यहां जो बॉन्ड एनर्जी बनेगी, उस बॉन्ड की एनर्जी जो बनेगी वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, ये बिटवीन एटम से बनता है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड। या यहां पे क्या होता है बेटा कि शेयरिंग ऑफ बॉन्ड होता है। या यहां पे क्या बोला गया है कि हैविंग, सॉरी यहाँ पे क्या, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बेटा। और यहाँ क्या बोला गया, हैविंग हाई बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। कौन कौन से बॉन्ड्स बनते हैं बेटा, लेट अस मूव। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे दिस वन इज आयोनिक बॉन्ड, ध्यान से सुनेंगे यहाँ, आयोनिक बॉन्ड। नाउ द सेकेंड वन, इसे नाम दे दिया हमने दिस वन कोवैलेंट बॉन्ड बोल दिया बेटा। नाउ द थर्ड वन, इसे अगर आप नाम देंगे दिस वन इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हो गया बेटा, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन, इट इंक्लूड्स, इसे बोला मेटालिक बॉन्ड बोल दिया बेटा। तो जितने भी सारे मैंने ये बॉन्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे के सारे अपने आप में इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे एटम के बीच में बनने वाले हैं, या ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, या इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, पहला पार्ट। नाउ अगर मान लो सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, इसे बोला जाता है दिस वन इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। एक इंटर एटॉमिक था, दूसरा क्या बना, इंटर मॉलिक्यूलर। अच्छा, इंटर मॉलिक्यूलर अकॉर्डिंग टू द नेम, मतलब जो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, तो यहां लिख देंगे बेटा बिटवीन, कहां बनेगा ये, बिटवीन मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां लिखेंगे इट इज अ वीक बॉन्ड। यहां स्ट्रॉन्ग लिखा तो यहां क्या लिखेंगे, इट इज अ वीक बॉन्ड। और यहां लिख देंगे हैविंग लो बॉन्ड एनर्जी। यहां बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, लो होती है। इसके अपोजिट में जो बोल रहे हैं वो आ जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इसके अंदर पहला पार्ट अगर मैं आपको बोलूं तो इसे बोला जाता है दिस वन वॉन डेर वाल्स फोर्स, इसके अंदर आता है बेटा, या वॉन डेर वाल्स फोर्स इसे बोला जाता है। या सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यहां इसे नाम दिया दिस वन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, वॉन डेर वाल्स फोर्स की अगर मैं बात करूं, तो ये दोनों के दोनों अपने आप में कैसे होते हैं, ये वीक बॉन्ड होते हैं। ठीक है बेटा, ये मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले होते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो इसके दो टाइप बनते हैं। फर्स्ट वन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा बनता है दिस वन इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे कि ये बॉन्ड किसके बीच में बनते हैं, मॉलिक्यूल के बीच में। ये वीक बॉन्ड होते हैं और इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, लो होती है। नोट करना बेटा आप इसे। ठीक है बेटा, ये था बेटा हमारे पास कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड आगे। अब चलते हैं बेटा, हमारे पास अगला जो कंसेप्ट आता है वो स्टार्ट करेंगे इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स को बेस मान करके हम डिफाइन करेंगे कंसेप्ट को। सो लेट अस मूव, वी हैव इंटर एटॉमिक बॉन्ड, इसके ऊपर हमारा वर्क होगा। सो यहां लिखेंगे इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, और इसमें से हम क्या लेंगे बेटा, इसमें से हम लिख रहे हैं दिस वन द फर्स्ट वन आयोनिक बॉन्ड, या इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड क्या है, जो किसके बीच में लगता है, जो कैटायन और एनायन के बीच में लगता है, जो अपने आप में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या बोला गया, क्या लिखेंगे बेटा, सभी बच्चों को पता है, 9th 10th क्लास में हमने ये पढ़ा है।
लिखेंगे इट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड विच एग्जिस्ट बिटवीन कैटायन एंड एनायन। ध्यान देंगे कैटायन कैसे बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एनायन कैसे बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ध्यान रखेंगे, मतलब कैटायन अगर लिखा तो पॉजिटिव चार्ज, एनायन अगर लिखा तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा। तो कैसे करके बना कि जो कैटायन और एनायन के बीच में लगता है, या आगे लिखेंगे इट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अपने आप में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये बनता है। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं इट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड विच एग्जिस्ट बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर। ठीक है, वेयर कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनेंगे क्या बोला गया है। कंसेप्ट क्या है कि ये वो टाइप का बॉन्ड है जो कैटायन और एनायन के बीच में लगा, या यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है बेटा, एक्ट करता है विच एग्जिस्ट बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर। अच्छा, डिफरेंट नेचर का मीनिंग क्या, थोड़ा इसे समझेंगे। और फिर क्या हो रहा है, जहाँ पे कंप्लीट क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हो रही है। अच्छा, डिफरेंट नेचर का मीनिंग क्या है, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि कोई ए है, या लाइक दिस वन एम। मान लो मैं एम की बात करता हूँ, ये जो एम है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। और मान लो हमारे पास यहाँ मैं एक्स की मैं बात करता हूँ, और ये एक्स क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और एक्स नेगेटिव बना रहा है। तो इसका नेचर कैसा हो गया, डिफरेंट नेचर कैसे बोला गया कि इसका नेचर इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं है, रेदर देन क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। जबकि इसका नेचर कैसा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस वन देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां बोला गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक का नेचर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरा का नेचर क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो प्रोसेस हो रही है वो अपने आप में कंप्लीट क्या हो रही है, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि इसने इलेक्ट्रॉन भाई दिया फिर वापस ले लिया, नो, परमानेंटली इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जा रहा है, परमानेंटली इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है। देन दिस वन इज कॉल्ड, ये किसके नाम से जाना जाता है, आयोनिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ये अपने आप में किसके नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। बिकॉज जब वो बॉन्ड बनेगा या जब वो लैटिस बनेगा, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा। बहुत क्लियर है, आपको समझ में आ गया। अगर मान लो मैं इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं, तो जैसे NaCl की हम बात करते हैं, पॉपुलरली नून एग्जाम्पल हमारे पास बनता है। सो अगर एग्जाम्पल देखें बेटा, यहां लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl। कैसे करके NaCl का फॉर्मेशन होता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl को तैयार करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, और सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ Na+, कैसे बनेगा, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ये सोडियम है, सोडियम 2, 8 और 1 है। ठीक है बेटा, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन को लॉस ये किस वाले कंडीशन में करता है, गैसेस फॉर्म में। तो यहां से क्या बनेगा, Na हो गया, और ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस कर दिया।
सेकंड वाले कंडीशन अगर आप लिखेंगे तो यहां लिखेंगे दिस वन फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, और कैसे बनेगा बेटा ये, बाय गेनिंग ऑफ, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन बोल दिया, Cl है 2, 8 और 7, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, 17 था, इसका 11 था। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यहां से Cl नेगेटिव आयन बना दिया बेटा। यहां इलेक्ट्रॉन अगर आप लिखेंगे तो 2 और 8 लिखेंगे आप, यहां लिखेंगे तो 2, 8 और 8 लिखेंगे। यहां 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका अटेंड किया, नियोन का, नोबल गैस। और नियोन के बाद इसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका अटेंड किया है, आर्गन का। टोटल नंबर में कितने होंगे, 8 और 2 10 और 18, हीलियम नियोन आर्गन, ये आर्गन बन गया। मतलब जैसे ये बना, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये किसका बना, दिस वन नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाउ द थर्ड वन, तीसरी कंडीशन क्या बनती है, और यहां लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl लैटिस। और NaCl का जब लैटिस बनेगा तो इसमें क्या होगा बेटा, एक Na प्लस आयन आएगा और दूसरा हमारे पास क्या है, दिस वन Cl नेगेटिव आयन हो गया। ये दोनों के दोनों यहां याद रखेंगे, इस Cl नेगेटिव आयन पे टोटल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, अब पहले 7 थे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। दैट्स वाई ये दोनों अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो यहां से क्या बना, Na प्लस आयन हो गया, Cl नेगेटिव आयन हो गया, और इनके बीच में हम ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे इसे। दिस वन इज, इसे बोला जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बना बेटा, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है, दिस वन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोला जाता है, दिस वन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है बेटा, आया बेटा आपको समझ में कि NaCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ। NaCl को जब भी तैयार किया जाता है, और इतना एक चीज और याद रखेंगे कि जब भी यहाँ पे ये Na प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन, इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे कि यहाँ इनके बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ एनर्जी क्या होती है बेटा, डिक्रीज करती है। ठीक है बेटा, आगे जाकर के लेटिस एनर्जी हमारे पास एक टॉपिक आता है, उस लेटिस एनर्जी को मैं डिफाइन करवाऊंगा कि जब कंस्टिट्यूएंट आयंस आपस में जुड़ करके 1 मोल ऑफ, ठीक है, आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, NaCl बना दिया मान लो इन्होंने, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, कंस्टिट्यूएंट आयंस अगर आपस में जुड़ रहे हैं, कैटायन और एनायन, तो एनर्जी को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। दैट्स व्हाई लेटिस एनर्जी जो बनेगी, अलग से टॉपिक आता है, वहां पे डिटेल में आपको लेटिस एनर्जी को डिफाइन करवाया जाएगा। तो लेटिस एनर्जी इसकी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या बना दिया हमने, NaCl का फॉर्मेशन कर दिया। नोट करो बेटा इसे आप। ठीक है बेटा, यहां एक थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको और देता हूं, और यहां हमारे पास NaCl का जो स्ट्रक्चर बनता है, इसका जो लैटिस बनता है, वो मैं थोड़ा ड्रॉ करता हूं, ध्यान देंगे बेटा कैसे करके बनेगा। देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर भी हमें याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। +2 के अंदर सॉलिड स्टेट आता है हमारे पास एक लेसन, वहां पे आपको इसे पढ़ना होता है। अगर आप थोड़ा यहाँ पे सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऐसे करके बना दिया। अगेन देखते रहे आप कैसे करके ड्रॉ किया जा रहा है। इसके मिड से एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, ऐसे इस लाइन को ड्रॉ कर दिया बेटा, ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया,
यस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जैसे हमने ये बनाया, इसके अंदर क्या चीज़ है बेटा, हाँ एक लाइन मिड से भी करेंगे और एक लाइन यहाँ बच रही है, ये वाली लाइन, इनको आपस में जोड़ देंगे। देखो आप, हाँ NaCl के स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर ये पार्ट बनता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर। यहाँ आपने ऐसे करके ड्रॉ कर देना है, ये बना दिया। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये कॉर्नर बना रहा हूँ, ठीक है बेटा, 8 कॉर्नर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। ठीक है, यहाँ ले आए, इसके बाद ये बाहर वाला ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। एक तो हमारे पास ये 8 कॉर्नर्स बनते हैं। दूसरा आपको थोड़ा ध्यान और रखना है, बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ये वाला जो पॉइंट बनता है इसे फेस बोला जाता है, फेस सेंटर इसे बोला जाता है। ठीक है, यहाँ बना दिया, इसके बिल्कुल नीचे बना दो, यहाँ बना दे, बिल्कुल इसके सामने बना दो। ठीक है बेटा, यहाँ बनाओ और बिल्कुल यहाँ बनाओ। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक लाइन में ड्रॉ कर दूंगा, ये ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दी। तो ध्यान देंगे बेटा, इस जगह पे क्या है, दिस वन Cl नेगेटिव आयन, 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 देखते जाएं, Cl नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन। इन सारी जगहों पे जहां जहां मैंने ये डार्क किया है वो Cl नेगेटिव आयन है। एंड इसके बाद इसे बोला जाता है, ये जो जगह है इसे एज का सेंटर बोला जाता है। और एज सेंटर पे ये हो गया, ये एज सेंटर बन गया। ठीक है बेटा, ये वाले पॉइंट हो गए 4, यहाँ हो गए तो 1 2 3 और 4 5 6 यहाँ हो गया, इधर 7 और 8 हो गया। इसके बाद ये 9 वाला हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, और एक बॉडी का जो सेंटर होता है ऐसे करके इसे बोला जाता है। इन सारी जगहों पे यहाँ पे आएगा दिस वन Na+ आयन, दिस वन Na+ आयन, Na+ आयन, Na+ आयन बेटा, Na+ आयन, ये ऐसे करके यहाँ भी Na+ आयन हो गया, Na+ आयन, Na+ आयन। ठीक है, ये हम सभी बच्चों को ये आना चाहिए। ये ऐसे करके मैंने ड्रॉ कर दिया सारी जगहों पे क्या है। अब ये Na+ आयन और Cl नेगेटिव आयन, और ये जो NaCl जो बनता है बेटा, एक्चुअल में होता क्या है कि जो NaCl की अगर मैं बात करता हूँ Na+ आयन और Cl नेगेटिव आयन, तो यहाँ अगर मैं एक नाम बोलता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर इसे बोला जाता है। एक Na+ आयन को टच करने वाले जो Cl नेगेटिव आयन होते हैं वो कितने होते हैं, 6 Cl नेगेटिव आयन। एक Cl नेगेटिव आयन को टच करने वाले 6 क्या होते हैं, Na+ आयन होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, और वही चीज मैं आपको थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। क्या बोला बेटा मैंने कि जो एक Na+ आयन है इसको टच करने वाले कितने Cl नेगेटिव आयन होते हैं, वो टोटल नंबर में होते हैं 6 होते हैं। तो ये Na+ आयन है बेटा। ठीक है, इसको टच करने वाले मान लो पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया। थोड़ा इस लाइन को आगे ड्रॉ करता हूँ, और ड्रॉ करने के बाद या इस लाइन को नीचे ड्रॉ करूंगा, इस वाली लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दी मैंने। अब आप ध्यान देंगे, और कंसेप्ट को मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करके ये बन रहा है। यहाँ बना दिया, ये यहाँ बना दिया। अगर आप देखेंगे बेटा यहाँ पे क्या चीज हो रही है, ये लाइन को हम सीधे यहाँ ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे, इस वाली लाइन को यहाँ ड्रॉ कर देंगे, इस वाली लाइन को यहाँ ड्रॉ करेंगे, इस वाली लाइन को यहाँ ड्रॉ करेंगे, इस वाली लाइन को यहाँ ड्रॉ करेंगे, इसे यहाँ जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे बेटा, ऐसे करके जोड़ दिया। अब ध्यान देंगे, पहला नंबर मैंने बोला कि ये Na+ आयन है, जो जिसमें Na+ आयन, इस Na+ आयन को टच करने वाले पहला नंबर, दूसरा नंबर, 2 Cl नेगेटिव आयन ये बने, तीसरे नंबर का Cl नेगेटिव आयन ये, चौथे नंबर का ये, पांचवें नंबर का ये, और छठवें नंबर का ये। अभी आपको केवल इतना ही समझना है, इनको ड्रॉ करना आपको आ जाना चाहिए कि सर ने NaCl को कैसे करके बनाया। मतलब इस Na+ आयन को टच करने वाले टोटल नंबर में Cl नेगेटिव आयन कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ आयन बराबर कितना हो गया, 6।
कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि सेंट्रल Na+ को टच करने वाले कितने Cl हैं, उसको टच करने वाले कितने हो रहे हैं, तो कितने बन रहे हैं बेटा, 6 बन रहे हैं। इसलिए आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया Na+ का। ठीक है, चाहो तो आप इसे ऐसे करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस लाइन को चाहो तो यहाँ से यहाँ ले जाओ, ठीक है बेटा, इस लाइन को यहाँ ले आओ, ये ऐसे बना दिया, इस लाइन को यहाँ ले आओ और इस वाली लाइन को आप यहाँ ले आओ, ऐसे करके। ये जो ज्योमेट्री बनती है वो ऑक्टाहेड्रल की बनती है, बाद में टॉपिक आएगा, इसको सॉलिड स्टेट के अंदर डिफाइन करवाया जाता है, ऐसे करके बना दिया। अब अगर मान लो एक तो आपने किसको ड्रॉ करवाया बेटा, दिस वन, Na+ का आपने क्या निकाला, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर आप Cl- आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं, दिस वन Cl- आयन, तो इस लाइन को आगे ड्रॉ करेंगे। इसको अगर मैं आगे ड्रॉ कर दूं, एक यहाँ बना देंगे, एक इस लाइन को यहाँ बिल्कुल आगे ड्रॉ कर देंगे, यहाँ ले आए बेटा, एक यहाँ था, एक लाइन को यहाँ ले जाएंगे बेटा। ठीक है, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया हमने, ऐसे करके बना दिया। देखो आप, अब क्या हो रहा है, Cl- आयन को टच करने वाले कितने हो रहे हैं, इसका ब्लू कलर से कर देते हैं, ये ऐसे बना दिया, ये बना दिया। ठीक है बेटा, ये ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसको टच करने वाले कितने हैं, पहले इस लाइन को यहाँ जोड़ दो, ये यहाँ जोड़ दिया, इस लाइन को यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट था इसको इसके साथ में कनेक्ट कर दो, ध्यान देंगे यहाँ क्या बोला जा रहा है, ये कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दो। अब ये देखो इससे टच करने वाले, इसको यहाँ कनेक्ट करो, इसको यहाँ कनेक्ट कर दो, इस वाले को यहाँ कनेक्ट करो, इसको यहाँ कनेक्ट कर दो। अब ये देखो कि Cl- आयन को टच करने वाले कितने Na+ आयन है, ये भी क्या है Na+ आयन, ये Na+ आयन, ये Na+ आयन, ये भी Na+ आयन बेटा, ये भी Na+ आयन है, ये भी Na+ आयन। इसको टच करने वाले कितने, पहला नंबर, दूसरा नंबर है ना, 1 2, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर और इसके सामने छठवां नंबर। ठीक है बेटा, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। चाहो तो इस लाइन को यहाँ ले आओ, ये ऐसे बना दिया था, इस लाइन को यहाँ ले आओ, इस लाइन को यहाँ ले आओ, ऐसे करके आप इसे ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ और इस वाली लाइन को यहाँ ले जाओ। यहाँ भी जो ज्योमेट्री बनेगी वो कितने कैसे बनेगी, ऑक्टाहेड्रल बनेगी। कैसे ज्योमेट्री बनती है बेटा, दिस वन ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी बेटा इसे बोला जाता है। अभी आप समझ जाओ इसको धीरे धीरे। मुझे ये चीजें बताने के पीछे रीजन ये है कि हम थोड़ा फेमिलियर हो जाएं इन चीजों से। आगे जाकर के जब हमारे पास ये टॉपिक आएगा तो कम से कम एक हमारे पास एक मेमोरी जरूर रहेगी कि भाई हमने ये चीज एक बार सुनी थी, पढ़ी थी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl लिया था हमने, Cl- आयन, तो बराबर कितना आएगा बेटा, 6। जैसे यहाँ आया था, इसको भी टच करने वाले कितने हैं, 6। और इस Na+ आयन को भी टच करने वाले कितने हैं, 6। कितने कितने Na+ आयन को कोऑर्डिनेशन नंबर Cl- आयन, Cl- आयन को टच करने वाले कितने Na+ आयन है और Na+ आयन को टच करने वाले कितने Cl- आयन। इसलिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो बनता है वो क्या बनता है, 6:6 बनता है। Na+ आयन का भी 6 बना, Cl- आयन का भी क्या बना, 6 बना। और ये कौन सी फॉर्म में है बेटा, दिस इज इन द सॉलिड स्टेट। जो NaCl आपने तैयार किया वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट के अंदर है। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूँ किसका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया बेटा, दिस वन NaCl। तो इतना ध्यान रखेंगे बेटा। ये था बेटा हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि जो चीजें आज आपको बताई गई हैं वो बहुत क्लियरली आपको समझ में आई होंगी। और अभी बेसिक चीजें हैं, आगे इसके ऊपर जो वर्क होना है बहुत इंफॉर्मेशन आपको देने वाली है। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।